स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी स्टार्ट करनी है और मेरा नाम जहांज़ेब इजाज़ है। मैं हेड ऑफ़ ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट हूँ गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज रिनाला खुर्द में। तो हम आपकी फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं और हम ये जो पूरी ऐप डेवलप कर रहे हैं, इसमें हम 3D एनिमेशन लेक्चर्स के साथ आपकी जो बायोलॉजी है के जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक। चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ इंट्रोडक्शन, और जो चैप्टर नंबर 14 है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। तो हम टोटल 14 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर में। तो एक बार याद कर लें, आपके टोटल 14 चैप्टर हैं। मैं पहले थोड़ा सा पेपर पैटर्न आप लोगों को बता दूं कि जो आपका पेपर आएगा, बोर्ड का पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, जो थ्योरी का पेपर आएगा। देखें, आपका जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है, टोटल जो थ्योरी का पेपर है ये आपका 85 मार्क्स का है। इसी तरह से 85 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा सेकंड ईयर का, और ये टोटल नंबर आप लोगों के बन गए 170। और सेकंड ईयर के बाद आपके 30 नंबर के 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, जो एक ही दफ़ा लिया जाएगा। अब चूँकि 85 मार्क्स और पैटर्न सेम है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर में मैं समझा देता हूँ। ये जो 85 मार्क्स हैं, इनके अगर हम डिवीजन्स की बात करें तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे। देखें, टोटल 17 एमसीक्यूज़ आप लोगों के आएंगे इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। और अगर मैं कहूँ कि एक नंबर का एक एमसीक्यूज़ है, एक मार्क का एक एमसीक्यूज़ है, तो टोटल आपके 17 मार्क्स बन जाते हैं आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसमें चॉइस कोई नहीं होगी, जारी बात है। अगर 17 एमसीक्यूज़ हैं तो आपको 17 के 17 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के सवालात होंगे, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ये 12 होते हैं, और आपने अटैम्प्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। और अगर मैं कहूँ कि एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इसका मतलब आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब ये कि 16 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 के हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी टोटल क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ये 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपने 8 अटैम्प्ट करने। इसका मतलब आपके पास 4 की चॉइस है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी। और अगर आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन के भी आपके 16 मार्क्स बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर आप लोग आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल जो शॉर्ट आएंगे ये 9 आएंगे, और आप लोगों ने अटैम्प्ट 6 करने हैं। इसका मतलब 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। और अगर क्वेश्चन नंबर 2 प्लस क्वेश्चन नंबर 3 और प्लस क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम टोटल मार्क्स को सम करें तो 16 प्लस 16 प्लस 12, तो ये 44 मार्क्स आप लोगों के बन जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। इनमें चॉइस मौजूद है। उसके बाद आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। दीज आर लॉन्ग क्वेश्चंस या ये एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं। इसमें से टोटल 5 आते हैं, आपके पास चॉइस होती है कि आप 3 अटैम्प्ट करेंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे, 2 की आपके पास चॉइस है कि आप छोड़ सकते हैं। और हर क्वेश्चन के अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 सो ऑन, तो हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल क्वेश्चन 5 हैं और 2 पार्ट्स हैं। इसका मतलब टोटल जो पार्ट्स बन रहे हैं वो 10 पार्ट्स आप लोगों के बन रहे हैं। अब पेयरिंग स्कीम आती है, मैट्रिक में भी आप आती है, आगे जाके जब पेपर बनता है तो पेयरिंग स्कीम आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं, जिनमें से याद कर लें 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते। दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 है, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है। ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं, यानी कि 3 वाला एंजाइम्स का चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा है, चैप्टर नंबर जो 10 है दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया, और चैप्टर नंबर जो 13 है दैट इज़ गैशियस एक्सचेंज। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से सिर्फ शॉर्ट आते हैं, एमसीक्यूज़ आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। इसका मतलब बाकी रिमेनिंग 10 चैप्टर्स बचते हैं, तो हर चैप्टर में से एक एक पार्ट आएगा लॉन्ग का। क्वेश्चन नंबर 5 का फॉर एग्जांपल जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 1 में से आता है, और जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 14 में से आता है। इसका मतलब मुझे पता चल जाएगा, स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि अगर मुझे चैप्टर नंबर 1 भी आता है और चैप्टर नंबर 14 भी आता है, इसका मतलब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट अटैम्प्ट कर सकता हूँ। इसी तरह से सो ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट्स होंगे, 7 के भी 2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी।
तो दैट इज़ और अगर एक पार्ट के अगर मैं कहूँ कि 4 मार्क्स का एक पार्ट है, तो ए पार्ट अगर 4 मार्क्स का है, बी पार्ट अगर 4 मार्क्स का है, तो इसका मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स हैं वो 8 मार्क्स बन रहे हैं। और चूँकि हम लोगों ने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, तो 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 मार्क्स बन जाएंगे। अब अगर हम तमाम जो मार्क्स हैं क्वेश्चन के उनको अगर हम सम कर दें, फॉर एग्जांपल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो MCQs था इसके 17 मार्क्स थे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 थे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस के क्वेश्चंस थे, इसके टोटल मार्क्स 44 मार्क्स थे। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इसके जो अगर लॉन्ग क्वेश्चंस के आप टोटल मार्क्स देखते हैं तो ये 24 हैं। तो 17 + 44 + 24 अगर आप सम करेंगे तो टोटल आपका आंसर 85 के बराबर आएगा। तो 85 मार्क्स का आपका पेपर है जो आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है बोर्ड का। बहरहाल जी, हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, तारुफ हम लोगों ने स्टार्ट करना है। और ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट मैट्रिक में डिटेल के साथ। इस चैप्टर में हम ओवरव्यू करेंगे, वही बातें हम रिपीट करेंगे जो आप लोग पहले से पढ़ के आए हुए हैं। और हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर टॉपिक है दैट इज़ बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस, कि बायोलॉजी क्या है और कौन कौन सी बायोलॉजी की फील्ड्स हैं, कौन कौन सी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं जिनके अंदर आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और मेजर फील्ड्स को हम डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली तौर पर पाकिस्तान में डील की जाती हैं, जो पढ़ाई जाती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, हम बायोलॉजी की तरफ आते हैं। पहली तो बात ये है, चूँकि हम बायोलॉजी को डील कर रहे हैं तो हमें बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या चीज़ है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो ये 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, 2 यूनानी अल्फाज हैं, जिसमें से नंबर 1 बायोस है, और बायोस हम लाइफ को कहते हैं। और दूसरा जो वर्ड है दैट इज़ लोगोस, दैट इज़ स्टडी, आप स्टडी कह लें, थॉट कह लें, रीजनिंग कह लें। तो स्टडी ऑफ लाइफ आसान अल्फाज में, बल्कि इवन अगर आप लिटरल मीनिंग भी लेते हैं, लिटरेचर से, आप डिक्शनरी से भी आप लाइफ की डेफिनेशन निकालते हैं तो यही डेफिनेशन निकलती है, दैट इज़ स्टडी ऑफ लाइफ, कि आप ज़िंदगी का मुतालिया कर रहे हैं। थॉट हम गौर व फिक्र को कहते हैं, रीजनिंग आप सोच विचार को भी कह सकते हैं, रीजनिंग भी हम गौर व फिक्र को कहते हैं। तो स्टडी ऑफ लाइफ आसान अल्फाज में आप ज़िंदगी का मुतालिया करें, तो इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। अभी मैं लाइफ की भी बात करूंगा, चूँकि अगला जो सवाल है वो जहन में आता है कि व्हाट इज़ लाइफ, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो स्टडी ऑफ लाइफ दैट इज़ नॉन एज बायोलॉजी, दैट इज़ लिटरल मीनिंग। और अगर हम डेफिनेशन की तरफ चलें तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं दैट इज़ स्टडी ऑफ, या आप साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स को हम बायोलॉजी कहते हैं, कि आप साइंसी तरीक़ाकार के ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग थिंग्स को स्टडी करें तो इसको हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। अब जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो जारी बात है बायोलॉजी को डील करें, जो साइंटिस्ट, वो बायोलॉजिस्ट ना सिर्फ लिविंग पार्ट ऑफ नेचर को स्टडी करते हैं, जो ज़िंदा चीज़ें हैं, इसके साथ साथ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो अफेक्ट कर रही होती हैं लिविंग थिंग्स को, उनको भी स्टडी कर रहे होते हैं। जारी बात है, अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो अगर मैं लिविंग पार्ट हूँ इन्वायरमेंट का या नेचर का, तो जारी बात है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ। फॉर एग्जांपल एयर है, जिस एयर से मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। वाटर है, जो पानी मैं पीने के लिए यूज़ करता हूँ। फूड है, जो खाना मैं खाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इसका मतलब है हम ना सिर्फ लिविंग पार्ट को डिस्कस करते हैं, हम नॉन लिविंग पार्ट को भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एयर और वाटर की आप एग्जांपल डिस्कस कर लें। ये इकोलॉजी वाले चैप्टर में हम डिटेल के साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं जी हम अगली बात की तरफ कि व्हाट इज़ लाइफ। अब देखें, जो लाइफ है, लाइफ के बारे में कई सवालात हैं ज़िंदगी के बारे में जो हमारे जहन में आते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ, हु फॉर्म्ड लाइफ, कब लाइफ बनी, व्हेन लाइफ वाज फॉर्म्ड, कि कब लाइफ बनी है, हु फॉर्म्ड लाइफ, किसने लाइफ को बनाया। इस तरह के कई सवालात हैं जो हमारे जहन में ना सिर्फ लाइफ के बारे में आते हैं बल्कि अर्थ के बारे में, ज़मीन के बारे में भी आते हैं कि किसने ज़मीन को बनाया, अर्थ को किसने बनाया, कब बनी है, कौन कौन सी थेरीज़ हैं। तो डिफरेंट थेरीज़ ऑपरेट कर रही होती हैं दोनों की एवोल्यूशन के हवाले से। अब अगर हम लाइफ की बात करें तो इसमें जो सवालात मैंने अभी डिस्कस किए हैं, कुछ तो सवालात ऐसे हैं जिनका आंसर आपको साइंटिस्ट दे देते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट हमेशा एक्सपेरिमेंटल बेस यूज़ करते हैं अपनी लॉजिक को प्रेजेंट करने के लिए, अपने आंसर को प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन कई सवालात ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल हु फॉर्म्ड लाइफ, किसने ज़िंदगी को बनाया। अब इसके बारे में साइंटिस्ट के पास कोई आंसर नहीं है। एज अ मुस्लिम हम मानते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने बनाया, या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अल्लाह ताला ने बनाया। बाकी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स चलते हैं। अब इस तरह के सवालात का जिनका आंसर साइंटिस्ट नहीं दे पाते, तो उनका आंसर वो कहते हैं कि आप अपने थियोलॉजियन से ले लें, जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, मजहबी जो उलमा हैं उनसे, या जो फ़िलासफ़र हैं, फ़लसफ़ादान हैं, उनसे आप ले सकते हैं आंसर।
बहरहाल जी, अगर हम लाइफ की तरफ चलें, लाइफ की डेफिनेशन की तरफ चलें, तो हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं दैट इज सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिजम्स। कि आपने जो लाइफ है बेसिकली ये खसूसियात का ग्रुप है, करेक्टरिस्टिक्स का ग्रुप है जो फ़र्क वाज़ह करेंगी लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स से। और जब कोई चीज़ लिविंग मर जाती है, डेड ऑर्गेनिज्म है, तो वो लिविंग नहीं रहता, ज़ाहिर बात है वो नॉन लिविंग थिंग की तरफ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में जाएगा। बात ये है कि खसूसियात का ऐसा ग्रुप है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान फ़र्क वाज़ह करेंगे। अब बात यह है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चंद करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं जो ग्रुप की फॉर्म, और बात याद कर लें ग्रुप की फॉर्म में होनी चाहिए, इकट्ठे मौजूद होनी चाहिए, एक दो करेक्टर नहीं मौजूद होने चाहिए, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्लासिफिकेशन में। बहरहाल अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से खसूसियात होती हैं, तो नंबर 1 कि दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्प्लेक्स बॉडीज़, कि ये बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं और कम्प्लेक्स बॉडीज़ हैं, और ये यूनिट से मिलकर बनी हुई हैं जिनको हम सेल का नाम देते हैं। आप लोगों को पता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अल्टीमेटली मुश्तमिल होते हैं सेल्स पर, और सेल अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये भी चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम डिटेल से द सेल डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक एक कंपोनेंट को हम सेल के डिस्कस करेंगे। सेकंड, अगर करेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ आइदर वन सेल और मोर देन वन सेल। ये भी आप लोगों को पता है कि अगर ऑर्गेनिज्म एक सेल पर मुश्तमिल है, फॉर एग्जांपल अमीबा है, तो इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और अगर एक से ज़्यादा सेल पर ऑर्गेनिज्म मुश्तमिल है तो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं, एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं, फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं। थर्ड, अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इनके अंदर जेनेटिक प्रोग्रामिंग पाई जाती है। ये भी आप लोगों को पता है कि सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होती हैं और जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। फोर्थ, अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्वायर कर सकते हैं प्लस यूज़ कर सकते हैं एनर्जी को, और जिस प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी दैट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। नंबर 5, अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो दे कैन कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी कि ये कैरी आउट करवा सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को, जिसको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। 6th, अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो दे कैन ग्रो इन साइज, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है, वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ करवाते हैं। नंबर 7th, अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो दे मेंटेन होम्योस्टेसिस, यानी कि ये अपनी बॉडी स्टेट को कांस्टेंट रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या अपनी बॉडी स्टेट को कांस्टेंट रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नंबर 8th, अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो दे कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि ये अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नंबर 9th, करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव कर सकते हैं। अब मूवमेंट भी दो कैटेगरी की होती है, दो टाइप्स की होती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं खुद तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, तो दैट इज़ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। और एनिमल एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, एक पॉइंट को छोड़कर दूसरे पॉइंट, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोकोमोशन का नाम देते हैं। इसके अलावा एनिमल्स कोऑर्डिनेट करते हैं, स्टिमुलस के ख़िलाफ़ रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा और भी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और देखें ये तमाम खसूसियात नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेन है, ये पेन ना ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना ही ये पेन डाइजेस्ट कर सकता है, ना ही ये पेन रेस्पायर कर सकता है, ना ही इस पेन के अंदर कोई जेनेटिक प्रोग्रामिंग है। तो खसूसियात का ऐसा ग्रुप जो फ़र्क वाज़ह करे लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स से, इसको हम लाइफ का नाम देते हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइफ मौजूद होती है उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। अब जी आ जाते हैं हम बायोलॉजी और उसकी डिवीजन्स की तरफ, दैट इज़ बायोलॉजी एंड इट्स डिवीजन्स। हालांकि आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि बायोलॉजी की 3 मेन डिवीजन्स हैं, जिसमें से नंबर 1 बॉटनी है, दैट इज़ स्टडी ऑफ प्लांट्स। नंबर 2 ज़ूलॉजी है, दैट इज़ स्टडी ऑफ एनिमल्स। और नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी है, दैट इज़ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में जाके हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बहरहाल एक बार याद कर लें, प्लांट्स सिंपल मैं
3 वर्ड्स के अंदर डिफाइन कर देता हूँ। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होंगे, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लांट्स मल्टी सेलुलर होंगे, मोर देन 1 सेल्स पर मुश्तमिल होंगे। और प्लांट्स यूकैरियोट होंगे, यानी कि इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। एनिमल्स की मैं बात करूँ तो एनिमल्स मल्टी सेलुलर होंगे, एनिमल्स यूकैरियोट होंगे और एनिमल्स हेटरोट्रॉफ होंगे, यानी कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। जबकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको हम नेकेड आई से, यानी कि विदाउट एड आई, अगर आप कहें कि बगैर किसी एड के, बगैर किसी लेंस के अगर आप आई की मदद से देखें तो आपको नज़र नहीं आते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ़ और सिर्फ आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, कि माइक्रोस्कोप के नीचे आपको नज़र आते हैं। अब जी आ जाते हैं हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कितनी हैं। चूँकि हम लोगों ने मेजर फील्ड्स को स्टडी करना है तो जो क्योंकि नंबर ऑफ़ ब्रांचेस बायोलॉजी की मौजूद हैं, लेकिन हम मेजर ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से नंबर 1 हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। हम मॉर्फोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें या फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी बॉडी पार्ट, आप कह सकते हैं कि आप अगर किसी बॉडी पार्ट की फॉर्म को, शक्ल को और उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी साख्त को स्टडी करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। फॉर एग्जांपल आपका लिवर है, लिवर कैसा नज़र आ रहा है, उसकी कितनी लोब्स हैं, तो दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 दैट में भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड नंबर 2 दैट में भी इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम दूसरा नाम देते हैं, दैट इज़ आल्सो नॉन एज एनाटॉमी। अब अगर आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आप एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करते हैं, ऑब्वियसली अगर आप किसी ऑर्गन को लेते हैं, किसी पार्ट को लेते हैं और आप सिर्फ बाहर से स्टडी कर रहे हैं, एक्सटर्नल शेप को स्टडी कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरनल मॉर्फोलॉजी, या जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी में बेसिकली हम बोन्स को स्टडी करते हैं, बोन्स को डील करते हैं, बोन्स और मसल्स को, और बोन्स, और कॉमनली हम बोन्स की स्टडी को एनाटॉमी का नाम देते हैं। बोन्स प्लस मसल्स को भी हम स्टडी कर लेते हैं एनाटॉमी में। तो अगर आप किसी बॉडी पार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज एनाटॉमी। सेकंड ब्रांच की तरफ अगर हम आएँ तो दैट इज़ नॉन एज पेलियोंटोलॉजी। अब पेलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को हम पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। बात यह है कि फॉसिल्स का पता होना चाहिए। तो फॉसिल्स आर बेसिकली डेड रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, कि ये बेसिकली जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स नापैद हो चुके हैं, जो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो चुके हैं, उनकी ये बाकियात हैं। अब बाकियात का मतलब ये होता है कि फॉसिल्स कभी भी बहुत ही रेयर चांसेस है कि मुकम्मल प्रिजर्व हो जाए। फॉर एग्जांपल फ़िरौन की आपको पता है लाश मिल गई, मुकम्मल प्रिजर्व हो, दैट इज़ कंप्लीट। लेकिन खैर नॉर्मल तौर पर फॉसिल्स के कुछ पार्ट्स प्रिजर्व होते हैं, बोन्स प्रिजर्व हो गई या कोई बॉडी पार्ट प्रिजर्व हो गया। तो बेसिकली अगर हम पेलियोंटोलॉजी की बात करें तो पेलियोंटोलॉजी इज़ फर्दर ऑफ टू ब्रांचेस में हम क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 दैट इज़ पेलियोबॉटनी एंड नंबर 2 दैट इज़ पेलियोजोलॉजी। अब नाम से पता चल रहा है जो पेलियोबॉटनी है ये डील करेगी प्लांट फॉसिल्स को, और जो पेलियोजोलॉजी है ये डील करेगी एनिमल फॉसिल्स को। थर्ड अगर हम ब्रांच की बात करें तो दैट इज़ नॉन एज हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, कि अगर आप टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं और माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं तो दैट ब्रांच इज़ नॉन एज हिस्टोलॉजी। अब बात यह है कि टिश्यूज़, मैं अभी सिंपल बता देता हूँ चूँकि इसी चैप्टर में हम टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे। तो टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, कि टिश्यूज़ सिमिलर सेल का ग्रुप होते हैं और जो सेल हैं वो एक जैसे ही काम कर रहे होते हैं। आगे अगर हायर एनिमल्स की बात करें उनके टिश्यूज़ में एक्सेप्शंस पाई जाती हैं, लेकिन नॉर्मल तौर पर हम एफएससी लेवल में कह देते हैं कि टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है और परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, कि एक जैसे ही काम कर रहे होते हैं सारे सेल। उसके बाद अगर मैं फोर्थ ब्रांच की बात करूं तो दैट इज़ एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन में हम बेसिकली एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को डील कर रहे होते हैं, आबाओ अजदाद की हिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं। बेसिकली एवोल्यूशन हम चेंज को कहते हैं, और चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ तब्दील होने को हम एवोल्यूशन कहते हैं। ग्रेजुअल चेंज को हम एवोल्यूशन कहते हैं, या हम डिसेंट विद मॉडिफिकेशन को एवोल्यूशन का नाम देते हैं। नंबर 5 अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो दैट इज़ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स का आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि हम जीन्स की स्टडी को, हम हेरिडिटी मटेरियल्स की स्टडी को, या आप इनहेरिटेंस को आप जेनेटिक्स का नाम देते हैं। इनहेरिटेंस या आप विरासत को कहते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली हम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स को कहते हैं, कि
खसूसियात की जो मुंतकिली है, जो करैक्टरिस्टिक्स है उनकी जो मुंतकिली है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स की तरफ आते हैं, ज़ाहिर बात है आपके जो करैक्टर हैं वो आपके पेरेंट्स की तरफ से आपकी तरफ आए हैं, और पेरेंट्स की तरफ से जीन्स आती हैं, जीन्स अल्टीमेटली ऑफस्प्रिंग्स की कंस्ट्रक्शन करती हैं। देखें, अगर फादर है तो फादर की तरफ से स्पर्म है, और अगर मदर है तो मदर की तरफ से एग है, और स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जीन्स मौजूद हैं। बेसिकली जीन्स तो नहीं होती, अलील होते हैं। इसी तरह से जो मदर ने एग प्रोड्यूस किया उसके न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम्स हैं, वहाँ पे भी अलील मौजूद हैं। और जब स्पर्म और एग कंबाइन करेंगे जाइगोट बनेगा, तो अलील्स कंबाइन करते हैं, जीन्स की फॉर्म में आ जाते हैं। बात यह है कि आसान अल्फाज में आपके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने इनहेरिट किए हैं अपने पेरेंट्स से, तो इस ब्रांच को हम जेनेटिक्स का नाम देते हैं। 6 ब्रांच की अगर हम बात करें तो दैट इज़ नॉन एज जू जियोग्राफी। अब जू हम एनिमल्स को कहते हैं, जियो हम अर्थ को कहते हैं, जियोग्राफी हम डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स दैट इज़ नॉन एज जू जियोग्राफी। अब देखें, जू जियोग्राफी तो खैर एमएससी लेवल पे जाके ब्रांच स्टार्ट होती है। हम बेसिकली 6 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं जू जियोग्राफी। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन रीजन है, इथोपियन रीजन है, नी आर्टिक रीजन है, पेरी आर्टिक रीजन है, सो ऑन। अब चूँकि आपका एफएससी लेवल है, अब फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन रीजन की मैं बात कर लेता हूँ। ऑस्ट्रेलियन रीजन बिल्कुल अलहदा रीजन है, चूँकि ये किसी भी कॉन्टिनेंट के साथ अटैच नहीं है, ज़मीनी रास्ते के थ्रू। अब ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि एनिमल मौजूद है, दैट इज़ नॉन एज कैंगरू। ये स्पेशल एनिमल है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो वो ब्रांच जिसमें हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स को देखेंगे कि कौन सा इलाका है और किस इलाके में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, इस ब्रांच को हम जू जियोग्राफी का नाम देते हैं। 7th ब्रांच की अगर हम बात करें तो दैट इज़ नॉन एज फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि बेसिकली इसमें हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे जो डिफरेंट पार्ट्स कैरी आउट करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका हार्ट क्या काम कर रहा है, आपका लिवर क्या काम कर रहा है, आपकी किडनीज क्या काम कर रही हैं। तो जब आप किसी बॉडी पार्ट के फंक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं तो दैट ब्रांच इज़ नॉन एज फिजियोलॉजी। नंबर 7th ब्रांच की तरफ अगर हम आएँ तो दैट इज़ नॉन एज एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम डेवलपमेंट को डील कर रहे होते हैं, या एम्ब्रियो की स्टडी को आसान अल्फाज में हम एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट बेसिकली जाइगोट अडल्ट के अंदर चेंज हो जाए, और ये सीरीज़ ऑफ चेंजेस होती हैं। ये सेकंड ईयर का कंप्लीट चैप्टर है, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 19। वहाँ पे जाके आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि जाइगोट ट्रांसफॉर्म हो जाए, सीरीज़ ऑफ स्टेजेस से पास करे और ये अडल्ट में चेंज हो जाए, तो दैट प्रोसेस इज़ नॉन एज डेवलपमेंट। एम्ब्रियो नॉर्मली तौर पर हम, अगर मैं ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करूँ तो चूँकि आप लोगों को पता है कि टोटल जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ह्यूमन के हवाले से दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ 280 डेज़। उसमें से जो पहले 2 मंथ यानी कि 8 वीक की जो स्ट्रक्चर इनसाइड मदर बॉडी मौजूद होती है, जिसके अंदर नॉर्मली तौर पर ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हुई होती, इसको हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। और 2 माह के बाद फिर ये फीटस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बहरहाल जी, एम्ब्रियो की स्टडी को हम, या डेवलपमेंट की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। अगर हम 8th ब्रांच की बात करें तो दैट इज़ इकोलॉजी। इको हम इन्वायरमेंट को कहते हैं, लॉजी हम स्टडी को कहते हैं। तो इन्वायरमेंट की स्टडी को हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। बेसिकली स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, दैट इज़ नॉन एज इकोलॉजी। कि जिसका मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं देयर एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ। जारी बात है कि इन्वायरमेंट में एबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं। तो हम चूँकि लिविंग हैं, लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो 2 चीज़ों के दरमियान इंट्रैक्शन पाया जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के दरमियान। तो इस ब्रांच को हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। चलें जी, अगर अदर ब्रांचेस की बात करें जो कि आपकी बुक के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस की गई हैं, ऑब्वियसली डेफिनेशन ही यूज़ की गई है, लेकिन बहरहाल जो पिछली ब्रांचेस थी वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक एक वर्ड के अंदर डिफ़ाइन की गई हैं, जबकि ये ब्रांचेस थोड़ा सा प्रॉपर डिफ़ाइन की गई हैं। तो इनमें नंबर 1 दैट इज़ मोलेकुलर बायोलॉजी। अगर हम मोलेकुलर बायोलॉजी की बात करें, इंपॉर्टेंट है ब्रांच स्पेशलाइजेशन के लिए। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर सेल एंड ऑर्गेनेलेज एट मॉलिक्यूलर लेवल। क्या हम बेसिकली ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, जानदार को स्टडी करेंगे। आप लोगों को पता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं तो मैं दैट इज़ ऑर्गेनिज्म लेवल पे मौजूद हूं, मैं बात करूं तो अल्टीमेटली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, और सेल्स के अंदर आप लोगों को पता है सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं सेल के अंदर।
साख्तें पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो ऑर्गेनेल्स आर बेसिकली दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, दीज आर ऑर्गेनेल्स या इनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होगा और जो सेल हैं वो अल्टीमेटली ऑर्गेनेल्स से मिलकर बने होंगे। और हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, सेल को स्टडी करना है, ऑर्गेनेल्स को स्टडी करना है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है किस लेवल पे जाके, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब है आप इनके मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। सेल के अंदर डीएनए मौजूद है, सेल के अंदर आरएनए मौजूद है, सेल के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो दीज आर मॉलिक्यूल, या आप कह सकते हैं दीज आर मॉलिक्यूलर लेवल। तो जब हम इस लेवल पे जाकर स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम देते हैं। सेकंड अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। बिल्कुल आसान सी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आप लोगों को पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कांट बी सीन विद नेकेड आई। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल ह्यूमन आई की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप हो सकती है, माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकती है। बहरहाल जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन with the help of microscope. For example, viruses माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोजोन्स दीज आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, यानी कि ये ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो एनिमल से रिजेंबल करेंगे। फॉर एग्जांपल अमीबा, ये पूरा चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा। वहाँ पे डिटेल के साथ मैं प्रोटोजोन्स को डिस्कस करूँगा। प्रोटोजोन्स अगेन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक एल्जी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक फंजाई हो सकते हैं। एल्जी मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बड़े, यानी कि नेकेड आई से आपको नज़र आ सकते हैं। इस तरह से फंजाई, माइक्रोस्कोपिक फंजाई की मैं बात करूँ तो यीस्ट माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, यूनिसेलुलर होती है, आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आती। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। और इस ब्रांच को जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, इसको हम माइक्रो बायोलॉजी का नाम देंगे। थर्ड अगर हम ब्रांच की बात करें तो दैट इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी ये थोड़ी सी डिफरेंट है इकोलॉजी से, हालांकि मिलती जुलती हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सेकंड ईयर में इंशाल्लाह डिटेल के साथ जब इनके ऊपर चैप्टर्स आएंगे तो वहाँ पे मैं डिटेल से जाकर डिस्कस करूँगा। बहरहाल जी एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, स्टडी आप कह सकते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। कि बेसिकली आपने ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक़ देखना है उसके इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट हम माहौल को कहते हैं, एवरीथिंग दैट सराउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर वो चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रही है वो उसका इन्वायरमेंट कहलाती है। और इन्वायरमेंट के अगेन हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। दो कंपोनेंट्स हैं, दीज आर बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं इनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिविंग कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं, ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं, दीज आर बायोटिक कंपोनेंट्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, तो दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। असल में इस ब्रांच के अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन देखना है उसके इन्वायरमेंट के साथ। देखें ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म बहुत सी चीज़ें इन्वायरमेंट से लेता है और बहुत सी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ले रहा हूँ। ज़ाहिर बात है जब हम सांस लेते हैं, हम ब्रीदिंग लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो सांस जब हम अंदर लेके जाते हैं तो मैं ऑक्सीजन अंदर लेके जाऊंगा, और जब मैं एक्सपायरेशन करूंगा, सांस को बाहर निकालूंगा, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ करूंगा। तो अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हैं कि डिपेंड कर रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, अपने माहौल के ऊपर, और कॉन्टिन्यूसली बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, इनके दरमियान इंट्रैक्शन पाया जाता है। और बेसिकली ये जो इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें स्पेशली हम ह्यूमन को फोकस करते हैं, और साथ में हम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, चूँकि आप देख लें इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी है, जिस तरह मैंने डिस्कस किया है, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं, इसके अलावा और भी हैं। ये तमाम के तमाम जो फैक्टर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, ये ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ये हुआ कि ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है।
इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जैसा अभी मैंने डिस्कस किया। सॉइल की बात कर लें आप, सॉइल के अलावा आप वाटर की बात कर लें, आप लाइट की बात कर लें, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। लाइट तो आप नहीं एज्यूम करेंगे, लेकिन वाटर और ये सॉइल है, दीज आर बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। हाँ, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, वो जैसे जैसे हम डिटेल के साथ डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को समझ आती जाएगी। बहरहाल इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में इंट्रैक्शंस को हम स्टडी करते हैं, जो इंट्रैक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम फोर्थ ब्रांच की बात करें तो दैट इज़ फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अगर हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी की बात करें तो जो सबसे पहले तो हम फ्रेश वाटर बॉडीज़ को समझ लें कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ ऐसी बॉडीज़ होंगी, ऐसे अजसाम होंगे जिनके अंदर फ्रेश वाटर पाया जाएगा। अब बात यह है कि फ्रेश वाटर का पता होना चाहिए। फ्रेश वाटर नॉर्मली तौर पर हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को या हाइपोटोनिक सोल्यूशन को कहते हैं, कि ऐसा सोल्यूशन जिनमें आप लोगों को पता है हाइपो हम लो को कहते हैं, टॉनिक हम सल्यूट कंसनट्रेशन को कहते हैं। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट कंसनट्रेशन कम अमाउंट में पाई जाए या साल्ट की मिकदार कम मौजूद हो, इसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। देखें, जो आप पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं ये बेसिकली फ्रेश वाटर होता है। समंदर के पानी को छोड़ दें, सी एंड ओशन को छोड़ दें, बाकी जितना भी पानी है आपकी लैंड के ऊपर मौजूद है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं इनके अंदर जो पानी मौजूद है ये फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर में अगर आप देखें तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़, कि हम लोगों ने उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर पाई जाती हैं। अब फ्रेश वाटर बॉडीज़ में आपके रिवर्स आ सकते हैं, दरिया, आपकी लेक्स आ सकती हैं, झीलें, स्ट्रीम्स आ सकती हैं, नदियाँ, इसके अलावा आपके पॉन्ड्स आ सकते हैं, तालाब। तो ये ऐसी बॉडीज़ हैं जिनके अंदर फ्रेश वाटर मौजूद होगा, यानी कि ये ऐसी बॉडीज़ हैं जिनके अंदर ऐसा पानी मौजूद होगा जिनमें साल्ट्स की अमाउंट कम होगी। तो असल में हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है जो इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है जो फिशेज़ हैं, जो मछलियां हैं, वो दरियाई मछलियां भी होती हैं और समुद्री मछलियां भी होती हैं। इसका मतलब है कि हम उन फिशेज़ को डिस्कस करने लगे हैं जो दरियाई मछलियां, यानी कि जो फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हैं। सिर्फ हम फिशेज़ की बात नहीं करते, ओवरऑल हम तमाम ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, जिनमें प्लांट्स भी आ जाएंगे, जिनमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, जो आपकी इन दरियाओं के अंदर पाए जाते हैं, इन नहरों के अंदर पाए जाते हैं, इन नदियों के अंदर पाए जाते हैं, लेक्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इस ब्रांच को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी का नाम देते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेश वाटर बायोलॉजी में, हम इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ के फिज़िकल एंड केमिकल पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। अब अगर मैं फ़िज़िकल पैरामीटर्स की बात करूं तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिकली ये तबई प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको चीज़ नज़र आ रही होती है। फ़िज़िकल चेंज आपको एक्चुअली तौर पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नंबर 1 मेल्टिंग पॉइंट है, नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट है, नंबर 3 सॉल्युबिलिटी है। ये चंद मैंने गिनवा दी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। कोई चीज़ मेल्ट हो रही हो आपको नज़र आती है, कोई चीज़ बॉयल कर रही है आपको नज़र आ रही है, कोई चीज़ हल हो रही है आपको नज़र आती है। तो दीज आर फिजिकल पैरामीटर्स। तो जारी बात है, आप पानी लेंगे, दरिया का पानी लेंगे और डिफरेंट जगहों का पानी जो होगा उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली वेरी करेंगे। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हम लोगों ने केमिकल पैरामीटर्स को भी स्टडी करना होता है, चूँकि पूरी ब्रांच है। केमिकल पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि इस वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल कितनी अमाउंट में हैवी मेटल मौजूद हैं, कितनी अमाउंट में टॉक्सिन्स मौजूद हैं, कितनी अमाउंट में एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस फॉर एग्जांपल जिंक है, आर्सेनिक है, ये पूरी की पूरी हम डिटरमाइन करते हैं। इनको हम केमिकल पैरामीटर्स का नाम देते हैं। फिफ्थ अगर हम ब्रांच की बात करें तो दैट इज़ नॉन एज ए मैरीन बायोलॉजी। अब ऑब्वियसली सीधा सीधा पता चल रहा है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी एंड ओशन, यानी कि हम लोगों ने उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है जो सी एंड ओशन के अंदर पाए जाते हैं। अब एक बात याद कर लें कि जो सी है ये स्मॉल होता है और जो ओशन है बेसिकली ये लार्ज होते हैं, या अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि सी अल्टीमेटली ओपन होते हैं ओशन के अंदर। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करेंगे जो सी एंड ओशन के अंदर पाई जाती है। एक बात इंपॉर्टेंट याद कर लें, ये जो सी एंड ओशन है ये बेसिकली हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, ये बेसिकली हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैं। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आप लोगों को पता है, हाइपर हम हाई को कहते हैं, टॉनिक हम सल्यूट कंसनट्रेशन को कहते हैं। तो सॉल्यूशन हैविंग हाई सल्यूट कंसनट्रेशन, तो बेसिकली ये भी आप लोगों को पता है जो समुद्री पानी होता है वो नमकीन होता है। नमकीन इसलिए होता है कि उसमें साल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है जो इन वाटर बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि सी एंड ओशन के अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर साल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। देखें दोनों में फ़र्क है।
फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे उनमें प्रॉब्लम्स कुछ और चलेंगी, और जो मेरीन वाटर के अंदर ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स सेपरेट चलती हैं। ये आप लोगों ने टॉपिक मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। ये टॉपिक इंशाल्लाह हम सेकंड ईयर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि फ्रेश वाटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ऑर्गेनिजम्स को, और मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहरहाल मेरीन बायोलॉजी में आप लोगों ने सिंपल याद कर लेना है कि हम लोगों ने उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है जो सी एंड ओशन के अंदर पाए जाते हैं। सिक्स्थ अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो दैट इज़ पैरासाइटोलॉजी। आसान है बिल्कुल, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या आप कह सकते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। सिंपल कि हम लोगों ने इस ब्रांच के अंदर पैरासाइट्स को स्टडी करना है। पैरासाइट्स आप लोगों को पता है आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन और अपॉन एन अदर ऑर्गेनिज्म नॉन एज होस्ट टू ऑब्टेन इट्स फूड एंड इन टर्न हार्म इट्स होस्ट। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के या तो बाहर पाया जाता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाया जाता है, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है इसको हम होस्ट का नाम देते हैं। और बेसिकली जो पैरासाइट का मकसद होता है वो अपने लिविंग होस्ट से फूड हासिल करना, और बदले में ये बेसिकली अपने लिविंग होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। अब इस ब्रांच में बेसिकली हम और भी बहुत सी चीज़ें स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल पैरासाइट की स्ट्रक्चर कैसी है, साख्त कैसी है। पैरासाइटोलॉजी चैप्टर नंबर 10 के अंदर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि पैरासाइट्स के अंदर अटैचमेंट स्ट्रक्चर पाई जाते हैं जिनको हम सकर्स कहते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा डेवलप नहीं होता, इनका नर्वस सिस्टम इतना अच्छा डेवलप नहीं होता। तो बेसिकली हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे पैरासाइट की। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम पैरासाइट की स्टडी करेंगे पैरासाइटोलॉजी में, दैट इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर दाखिल कैसे हो रहा है, किस जरिए से दाखिल हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर प्लाज्मोडियम की बात करें जो मलेरिया काज करता है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर तब दाखिल होगा जब इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट करेगी। जाहिर बात है जब तक मॉस्किटो बाइट नहीं करती, इन्फेक्टेड होनी चाहिए, तब तक प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। इस तरह से आजकल कोविड का कॉमन बीमारी चल रही है। तो कोविड जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, वो बेसिकली आपके नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए या आँखों के ज़रिए ये आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है। बेसिकली नाक और मुंह के ज़रिए दाखिल होता है। तो दैट इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसके अलावा नंबर 3 हम लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पैरासाइट है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ, कहाँ कहाँ पे उसने बीमारी काज की। फॉर एग्जांपल कोविड की अगर मैं बात कर लूँ तो चाइना, आप लोगों को पता है वुहान, वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी बीमारी। तो दैट इज़ लाइफ हिस्ट्री। ये भी हम स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। और नंबर 4 हम होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि होस्ट और पैरासाइट का आपस में ताल्लुक कैसा है, या पैरासाइट की मौजूदगी की वजह से होस्ट को कितना डैमेज हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। 7th अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो दैट इज़ ह्यूमन बायोलॉजी। अब नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली हम लोगों ने इस ब्रांच के अंदर ह्यूमन को स्टडी करना है। तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ नॉन एज ह्यूमन बायोलॉजी। ज़ाहिर बात है अगर आप ह्यूमन की शेप को, फॉर्म को स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज़ एनाटॉमी। ह्यूमन के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को हम स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज़ फिजियोलॉजी। अगर हम ह्यूमन की अंदर जो चेंज आ रही है इसको हम स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज़ एवोल्यूशन। अगर हम ह्यूमन की जीन्स को स्टडी कर रहे हैं या इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज़ जेनेटिक्स। और अगर हम ह्यूमन के सेल को स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज़ सेल बायोलॉजी। और अगर हम ह्यूमन का इंटरेक्शन देख रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ तो दैट इज़ नॉन एज इकोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी ब्रांचेज एट अ टाइम हम डील करेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। 8th ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो सोशल बायोलॉजी है। तो सोशल बायोलॉजी में स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। दो चीज़ें हैं, एक तो सोशल बिहेवियर है, समाजी रवैया है, और दूसरा कम्युनल लाइफ है, कम्युनिटी की फॉर्म में लाइफ है। तो हम इस ब्रांच में सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग को स्टडी करते हैं। अब देखें समाजी रवैये की बात करें, सोशल बिहेवियर बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक तो इंसान की खुद की जीन्स होती हैं, उसका अपना मूड होता है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। दूसरा इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आया ऑर्गेनिज्म सोशल है या एंटी सोशल है। ज़ाहिर बात है पैसा ही नहीं होगा तो सोशल कहाँ से हो सकता है। या फिर बीमारी या डिजीज़ भी सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करती है। ज़ाहिर बात है एक बंदा बीमार है तो वो सोशली एक्टिव नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप देखें
तो हम चूँकि कम्युनिटी की फॉर्म में रहते हैं और हमारे जो कम्युनिटी है उसमें डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट प्रोफेशन के साथ होते हैं और डिफरेंट प्रोफेशन के साथ डिफरेंट रोल कम्युनिटी के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर का काम टीचिंग है, डॉक्टर का काम ट्रीटमेंट है, इसी तरह से डिफरेंट प्रोफेशन चल रहे हैं। तो बेसिकली हम कम्युनिटी की फॉर्म में रहते हैं, तो कम्युनल लाइफ को हम बेसिकली स्टडी करते हैं सोशल बायोलॉजी के अंदर। लास्ट 9th ब्रांच की मैं बात करूं तो दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, तो हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन टेक्नोलॉजी, कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी में। या जो प्रॉपर डेफिनेशन है हम डिफाइन कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर सिस्टम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। आपकी बुक के अंदर सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ लिखा हुआ है। देखें, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स बनाएं। फॉर एग्जांपल एक आसान सी एग्जांपल दे देता हूं जो तमाम स्टूडेंट्स को पता है। हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट बनाएं, दैट इज़ इंसुलिन। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में हम इंसुलिन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है, हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इंटरफेरॉन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम योगर्ट दही भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम जो बना रहे हैं ये बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनके अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं या उनके अंदर जो सिस्टम है उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट्स हम इसलिए बना रहे हैं ताकि अल्टीमेटली फ़ायदा पहुँचाया जाए इंसानियत को, मैनकाइंड को। तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम नाम देंगे दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह